आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th। दिस इज योर सेकेंड लेक्चर ऑफ योर सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड लेक्चर जो हमारा है वो रिलेटेड था, हमारा सेकेंड चैप्टर है फिजियोग्राफी एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो हमने यहाँ पर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे यहाँ पर हमने अपने मीन्स इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आई वॉज डिस्कस विद यू अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया। आई टोल्ड यू अबाउट द लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, पेनिनसुलर प्लेटो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसके लोकेशन के बारे में मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर चुकी हूँ इन माय फर्स्ट लेक्चर। यू कैन सी फ्रॉम माय फर्स्ट लेक्चर अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप लोग जो है वो वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो यहाँ पर हम सेकंड जो हमारा चैप्टर, सेकंड टॉपिक जो है वो हमारा है द हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन के बारे में, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में एक ब्रीफ स्टडी जो है वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कीजिए, लेट्स स्टार्ट। हिमालय माउंटेन, हिमालय माउंटेन हिमालय पर्वत। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो हिमालय पर्वत की जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो हिमालय पर्वत जो है वो एक यंग माउंटेन है, ठीक है, एज कंपेयर टू द पेनिनसुलर प्लेटो। प्लेटो जो है वो ओल्ड है और मीन्स माउंटेन जो है हिमालय माउंटेन है ये क्या है, एक नववलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, यंग है, उसके अलावा वीक बोलेंगे इसे, एंड फ्लेक्सिबल बोलेंगे, ठीक है। और फॉल्डिंग माउंटेन है ये, दिस इज ए फॉल्डिंग माउंटेन। यंग, वीक, फ्लेक्सिबल एंड फोल्डिंग माउंटेन, ठीक है। यंग और वीक मतलब नया है ये एज कंपेयर टू अदर माउंटेन्स, ठीक है। लाइक मीन्स अरावली रेंजेस की जब मैं आपको बात करती हूँ तो अरावली रेंजेस जो है वो काफी ओल्ड रेंजेस हैं, ठीक है। इंडिया में सबसे जो पुरानी श्रृंखलाएं हैं, सबसे पुरानी रेंजेस हैं वो अरावली रेंजेस हैं, जो आज के टाइम पे रेजिडुअल मीन्स रेंजेस में कंसीडर की जाती हैं। और जो ये है ये क्या है, यंग है, न्यू है, वीक है। वीक किसके कंपैरिजन में, मैं यहाँ किससे कंपेयर कर रही हूँ कि ये वीक है, फ्लेक्सिबल है और इट इज ए फोल्डिंग माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ में ये जो कंपैरिजन है ये कर रही हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर स्टडी कर लिया है पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो, देखिए आई टोल्ड यू पेनिनसुलर प्लेटो हैव द टेबल लाइक स्ट्रक्चर। टेबल लाइक स्ट्रक्चर इनकी मेजनुमा आकृति है। सेकेंड थिंग ये कि ये जो है अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे हैं, हैव द रिजिड स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, रिजिड स्ट्रक्चर का अर्थ ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी कठोर स्ट्रक्चर है। इस तरीके से ये क्या है, रिजिड है, और दूसरा ये क्या है, इनका स्ट्रक्चर टेबल लाइक स्ट्रक्चर है। बट इफ वी टॉक अबाउट द हिमालय माउंटेन देन वी कैन से दैट दीज आर द यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल माउंटेन्स, हम इनको बोल सकते हैं। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जो हमारा हिमालय माउंटेन है इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, ठीक है। ये फॉल्ट है
फोल्ड्स है, फोल्ड है, वैलीज है, मतलब हिमालय माउंटेन जो है वो एक जगह पर मतलब एक जैसा नहीं है, हर जगह पर अलग अलग है। तो उसके रीजंस क्या है, कारण क्या है उसके, तो हम वहां पर इन रीजंस की बात करेंगे। देयर आर एक्सोनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोनिक फोर्सेस बहिर्जात बल और अंतर्जात बल, ये जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस की वजह से मीन्स हिमालय जो माउंटेन है उनके स्ट्रक्चर में क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं। तो जब हम उन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जैसे लाइक एज मीन्स फोर्स कहीं पर इंक्रीज हो गया, प्रेशर कहीं पर इंक्रीज हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या कहेंगे कि उनमें कुछ फोर्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, वहां पर फोर्स उत्पन्न हो जाते हैं और इन फोर्स को ही हिंदी में क्या बोला जाता है बेटे, भ्रंश बोला जाता है। तो जहां कहीं भी इन शब्दों का प्रयोग होता है कि भ्रंश क्या है, फोर्स क्या है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर या यू कैन से दैट इन इंक्रीज द फोर्स व्हेन ए सिचुएशन इज क्रिएट इन देयर मीन्स जब हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो उन प्रेशर को और उस फोर्स को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, तो इस स्थिति में वो टूट जाती हैं और टूटने के बाद जो उनमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, फोल्ड्स कहते हैं, और या फिर हिंदी में हम उनको क्या कह सकते हैं, भ्रंश कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी है। अब मैंने यहाँ पर आपको एक फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया, आफ्टर दैट आई विल टोल्ड यू अबाउट द सेकेंड पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारे यहाँ पर क्या होगा कि जो हम यहाँ की बात करेंगे तो सेडिमेंट्स की वजह से रिवर का जो फ्लो है, देखिए जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है और जो हिमालय रीजन है, दोनों में से काफी रिवर का ओरिजिन है। ठीक है, कुछ बारहमासी नदियां होती हैं और कुछ ऐसी होंगी जो मौसमी नदियां हैं। तो बारहमासी नदियां कौन सी होती हैं, जिनमें ग्लेशियर का पानी आता है, जो हिमालय रीजन से निकलती हैं। ठीक है, उनमें रेनफॉल का तो पानी होगा ही, लेकिन उसके साथ हम यहाँ क्या कहेंगे कि उनमें ग्लेशियर का पानी भी आता रहता है, इसलिए पूरे 12 मास जो है वो उनका पानी जून में बना रहता है, इसलिए उनको हम 12मासी नदियां कहते हैं। तो वो 12मासी नदियों के जब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं तो हिमालयन रिवर के एग्जाम्पल्स हम जनरली कंसीडर करते हैं। एंड बट कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ हिमालयन रिवर, आर यू नो अबाउट दैट? आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का जो जल तंत्र है उसके बारे में आपने 9th क्लास में अध्ययन कर रखा है। तो वहां आपने देखा होगा कि जो हिमालयन रीजन रिवर है वो कौन कौन सी हैं, मीन्स लाइक एज द गंगा, यमुना। ठीक है, दीज ऑल आर द काली रिवर, दीज ऑल रिवर आर एग्जाम्पल ऑफ द हिमालयन रिवर। और इन हिमालयन रिवर की इनको हम क्या कहते हैं, 12मासी नदियां कहते हैं। और फिर इसके बाद जब मैं मौसमी नदियों की बात करती हूँ तो मौसमी नदियां जो है वो हमारे प्रायद्वीपीय पठार में, पेनिनसुलर प्लेटो में बहुत सारी हैं। ठीक है, लाइक एज मीन्स कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, दीज ऑल आर द मीन्स किस तरह की ये नदियां हैं, सभी की सभी मौसमी नदियां हैं। मौसम के ऊपर जो है इनका जल का स्तर जो है वो निर्भर करता है। रेनफॉल अच्छा होगा तो पानी का लेवल जो है वो इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी नदियां जो हैं, देखिए कुछ पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है वो कहाँ चली जाती हैं, मतलब बहाकर उत्तरी दिशा में जाते हुए बे ऑफ बंगाल में मतलब जाके गिरती हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर चंबल, घाघरा नदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो है। और ये जाकर कहाँ मिल जाती हैं, एक तरीके से यमुना में मीट करते हैं। एंड आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल यमुना इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, यमुना किसका ट्राइब्यूटरी है, गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी है। तो इनडायरेक्ट वे में हम कहेंगे कि जो ये पेनिनसुलर रिवर्स है इन सभी का पानी कहाँ जाकर मिलता है, गंगा रिवर के अंदर जाकर मिला है।
तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेटो की जो रिवर है और जो हिमालय की जो मीन्स रिवर है वो दोनों ही मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग शेप एंड स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। तो इन नदियों के द्वारा जो शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उनके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भाई रिवर के फ्लो की वजह से लाइक किसकी फॉर्मेशन होती है, गॉर्ज की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, वैलीज की फॉर्मेशन होती है। एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट वी शेप वैलीज, क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर, वी शेप वैलीज। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैली। वैली का अर्थ क्या होता है, वैली को यहाँ पे क्या बोलेंगे, वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटियां कौन सी होती हैं, वी आकार की घाटियों की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो कौन सी होती हैं भाई, जो नदियों के द्वारा दो ऐसे इस तरीके से पहाड़ हैं, ठीक है, और इन पहाड़ों के बीच में जो रास्ता नदियों के द्वारा बनाया गया है, एक फ्लैट रीजन, ठीक है, दो पहाड़ ऐसे करके आए हुए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर है उनका, देखिए आप, और जो बीच का ये रीजन है, ये फ्लैट रीजन ही क्या कहलाता है, वी शेप वैलीज कहलाता है। यू कैन सी दिस इज द वी शेप, ठीक है, और यहाँ से इस शेप से ही हमने इनका नाम क्या दिया है, वी शेप वैली, वी आकार की घाटियों का नाम हमने इसे दिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं गॉर्ज की बात करते हैं। गॉर्ज क्या होते हैं, तो हम जब उनकी बात करेंगे तो देखिए जो वी शेप वैलीज हैं, जब हम उनकी विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं, देखिए दो पहाड़ों के बीच का जो समतल रीजन होता है, फ्लैट रीजन होता है, उसे ही गॉर्ज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मैं गॉर्ज की बात करती हूँ, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैली एंड द गॉर्ज। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो वैली और गॉर्ज हैं दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है कि दो पहाड़ियों के बीच का जो समतल एरिया होता है, जो नदियों द्वारा काटकर बनाया गया है, नदियों के बहाव ने उसे काटकर बनाया है, तो उसे हम वैली या गॉर्ज बोल सकते हैं। डेफिनेशन लगभग सिमिलर है, लेकिन गॉर्ज की डेफिनेशन में आपको कुछ शब्दों का एडिशन और करना पड़ेगा, और वो शब्द हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे कि जो गॉर्ज होता है उसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वैली। वैली की तुलना में, घाटी की तुलना में जो गॉर्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी विड्थ जो है, उसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा होगी। गॉर्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, तंग घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो घाटी होती है इसमें जो पहाड़ों की ढलान होती है वो भी ज्यादा होती है, मतलब पहाड़ों की जो बॉटम से ऊपर की तरफ हाइट होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी यहाँ पर, ठीक है, तो ज्यादा होगी। और इसी वजह से इन्हीं अक्षितर्स को क्या कहा जाता है, इन्हीं रीजन्स को क्या बोला जाता है, बीहड़ बोला जाता है, ठीक है। जैसे कोई मतलब यदि आप छत्तीसगढ़ वगैरह के एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां पर बीहड़ का रीजन जो है वो काफी बड़ा अक्षितर है, और इनका जो प्रयोग है वो जनरली छुपने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जब हमारे पास ऊपर की तरफ से, जब पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है तो इनमें जो है वो नजर नहीं आता है व्यक्ति, तो जो ये डाकू वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्हीं बीहड़ वाले अक्षेत्र में जो है वो छुप जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं कि बीहड़ और गॉर्ज मीन्स ये क्या है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैली एंड द गॉर्ज। इज इट क्लियर टू यू नाउ। यदि आप यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार नोट डाउन कीजिए। Now we let's start about the Indo-Ganga Brahmaputra plains. Our next topic is Indo-Ganga Brahmaputra plains, ठीक है। देखिए इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की जब हम बात करते हैं, सिंधु, इंडो से अर्थ है यहाँ पर इंडस रिवर, ठीक है, तो यहाँ पर सिंधु नदी की बात करेंगे, फिर उसके बाद गंगा नदी, एंड देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। जो इन नदियों के द्वारा प्लेन मैदानों का निर्माण किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ से इंडो से आप समझ सकते हैं इंडस
और इंडस का अर्थ यहाँ पर होता है सिंधु। तो देखिए यहाँ से जब हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ इंडस रिवर की यदि मैं बात करती हूँ तो ये हमारी एक ऐसे कुछ ऐसे करके आती है। मीन्स इंडिया का स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर से कुछ ऐसा है और यहाँ से जो है वो इंडस रिवर जो है वो एंटर करती है। देन आफ्टर इफ आई विल टॉक अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर, यदि मैं ब्रह्मपुत्र नदी की यहाँ पर बात करना चाहती हूँ तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन प्लेस है वो यहाँ से है। ठीक है, ये हमारा आज के टाइम पे लद्दाख रीजन है। कौन सा रीजन है? लद्दाख रीजन है। ठीक है, इस लद्दाख रीजन से जो इंडस रिवर है वो भारत में प्रवेश करती है और प्रवेश करते हुए वो यहाँ से एग्जिट करती है। ये हमारा पाक अधिकृत कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ से वो पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो उसका और फिर कहाँ जाकर गिरती है इंडस रिवर? वो अरेबियन सी के अंदर जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। फिर उसके बाद हम यहाँ से बात करते हैं। देखिए लोकेशंस आपको क्लियर होने चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि हम कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं और इनके प्लेन जो है वो कहाँ लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं। दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। इन डिटेल हम जो है इसके रिवर्स के बारे में वन बाय वन जो है वो ड्रेनेज सिस्टम में, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है भारत का, उसमें वहां पर हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। और तो यहाँ से देखिए ये हमारा कौन सा स्टेट है? जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, दिस इज अवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। यहाँ से ये एंटर करती है। एंटर करते हुए ये कौन से स्टेट में जाती है? असम स्टेट में जाती है और देन आफ्टर इट एंटर इन द बांग्लादेश कंट्री। उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, जहां इस साइड से एक जो स्ट्रीम है वो गंगा की आती है जो इसमें आकर मीट करती है। और यदि हम गंगा की बात करें तो गंगा का जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया में है एंड दिस इज द उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट में जो है वो गंगा का ओरिजिन प्लेस है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा प्लेन्स कौन से बनते हैं। देखिए प्लेन्स की यहाँ पर जब मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ तो इन प्लेन्स की जो फॉर्मेशंस है वो कैसे हुई है? इन प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है ड्यू टू द सेडिमेंट्स, ड्यू टू द सेडिमेंट्स। किस वजह से हुई है? सेडिमेंट्स की वजह से हुई है। इन प्लेन्स का, इन मैदानों का निर्माण जो है, इन मैदानों का, आपके साथ ही साथ नोट डाउन कर सकते हैं, इन मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के कारण हुआ है। ठीक है, इन जो ये प्लेन्स हैं इनका फॉर्मेशन किस वजह से हुआ है? जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स ने अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आए हैं उनकी वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई है। तो ये सेडिमेंट्स जो थे, सेडिमेंट्स होते क्या है? सेडिमेंट्स मैंने आपको बोल दिया, इस शब्द का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो सेडिमेंट्स होते क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंट्स? देखिए जब नदी बहाकर आती है तो वो अपने साथ कुछ मिट्टी, कंकड़, ठीक है, जल, ये तीन चीजों को अपने साथ लेकर चलती है। जब वो इनको बहाकर अपने साथ लेकर आती है तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जो कंकड़ वगैरह होते हैं, जो मिट्टी वगैरह होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि सेडिमेंट्स एग्जैक्टली होते क्या है। तो जब यहाँ पर इनका जो बहुत सारा ढेर जो है वो काफी टाइम तक इकट्ठा हुआ और इस तरीके से जो नीचे वाला स्तर था वो ऊपर की तरफ उठता चला गया, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से हम इनको जानते हैं। तो इन प्लेन्स की जब हम बात करेंगे तो इन प्लेन्स में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो है वो
फ्लोइंग सेडिमेंट्स की वजह से काफी फर्टाइल सोइल जो है वो मिलती है। कैसी सोइल मिलती है? फर्टाइल सोइल मिलती है, जिसे आप यहाँ पर क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी हम इसे बोलेंगे। क्या बोलते हैं? उपजाऊ मिट्टी हम इसे बोलेंगे, फर्टाइल सोइल। और ये फर्टाइल सोइल जो है वो जनरली कौन सी होती है? एलुवियल सोइल होती है, एलुवियल सोइल। और ऐसी सोइल, इसको हिंदी में एलुवियल सोइल को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? एलुवियल सॉइल को हम यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो ऐसी मिट्टी ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए काफी इम्पोर्टेंट मीन्स सॉइल है। और इसमें हम जनरली जो है वो गेहूं वगैरह कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो एलुवियल सॉइल में ग्रो की जाती हैं? एलुवियल सॉइल। रीजन आपको क्लियर हो गया होगा। जो इस तरीके का जो ये नीचे का रीजन है, ये हमारा पूरा का पूरा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं। और एलुवियल सॉइल में जनरली जो है वो कौन सी एग्रीकल्चर हम करते हैं, कौन सी हम यहाँ पर खेती करते हैं, कौन सी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं? तो वो क्रॉप्स कौन सी हैं? दीज आर द व्हीट एंड राइस, गेहूं एंड चावल की खेती जो है वो यहाँ पर मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट की यदि हम बात करें, देन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, देन वीट के प्रोडक्शन में हु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट? वीट के प्रोडक्शन में, वीट के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पर, प्रथम स्थान पर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो यूपी स्टेट जो है वो प्रथम उत्पादक राज्य है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेट पर यदि हम घनत्व एरिया के अकॉर्डिंग बात करें कि ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पर है, तो वो हमारा प्रथम स्थान पर कौन सा है? पंजाब है। ठीक है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी उसका भी सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो यहाँ पर किस पे, कौन से राज्यों पर देखने के लिए मिला था? हरियाणा, पंजाब और यूपी राज्यों पर देखने का मिला था। और उसी के बाद यहाँ पर क्या है? प्रोडक्शन जो है वो काफी हाई हो रखा है। उसका भी एग्जैक्टली रीजन ये है कि जो पानी की फैसिलिटी है वो यहाँ पर अच्छी है, रिवर्स का फ्लो है, रिवर्स की फ्लो की वजह से इरिगेशन जो है वो काफी इजी हो जाता है। और सेकेंड थिंग, जो यहाँ की सॉइल है वो काफी फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल जो है वो यहाँ पर पाई जाती है, जो व्हीट एंड राइस की जो क्रॉप है उसके लिए क्या है? सुटेबल है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, आफ्टर दैट वी मीन्स हम यहाँ पर जब इनकी बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर काफी ब्यूटीफुल वैलीज हैं, रिवर्स की वजह से वैलीज वगैरह, घाटियों का भी निर्माण हो रखा है। और कुछ गॉर्जेस का भी, बड़े बड़े गॉर्जेस का भी यहाँ पर निर्माण हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारी चीजें जो है बिल्कुल एक स्ट्रक्चर मीन्स इंडिया का बनाकर उसमें जो है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को मीन्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके अपने जो पॉइंट्स हैं वो आप वन बाय वन मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर फिजियोग्राफी, इंडिया की फिजियोग्राफी के बिहाफ पे हम इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसे अब यहाँ पर हम डिवाइड करने वाले हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने अभी पीछे डिवाइड किया था, 3 डिवीजन में मैंने उसको डिवाइड किया था, जो आप यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड इन डिटेल वी स्टडी अबाउट द 6 पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनको हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहाँ से नोट डाउन करें आप इसे। देखिए, राइट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। इंडिया कैन बी divided in the 6 physiographic structure। ठीक है, 6 फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर जो भूगर्भिक आकृति हैं उनमें हमने इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जब हम बात करेंगे यहाँ पर इट्स नॉर्दर्न एंड नॉर्थ
ईस्टर्न माउंटेन। हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत। सेकेंड स्टेप की यहां से हम बात करते हैं। सेकेंड जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदान। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। आफ्टर दैट कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? आइलैंड्स। नोट डाउन करें आपसे। आइलैंड्स के बारे में करेंगे। एक पॉइंट हमारा रह गया डेजर्ट्स। द डेजर्ट्स, द आइलैंड। डेजर्ट्स क्या होते हैं? मरुस्थल, ठीक है। और आइलैंड की बात करेंगे तो ये भी हमारे क्या होते हैं? द्वीप होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कितनी चीजें एक्सप्लेन की हैं? 6 चीजें मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 1 by 1 हम इनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखो, जब हम यहाँ पर इनकी बात करते हैं, इन माउंटेन्स की, ठीक है, तो जब भी हम इन माउंटेन्स की बात करेंगे, इन माउंटेन्स में हम हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में, हिमालय रेंजेस के बारे में, हिमालय माउंटेन के बारे में इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जो इंडिया के अंदर लाई करती हैं। कुछ रेंजेस वगैरह जो नेपाल में हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स इसका जो तिब्बत से लगता हुआ है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। हिमालय माउंटेन को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है? 3 पार्ट में हमने जैसे कि डिवाइड किया है। दिस इज द ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द लेसर हिमालय, मीन्स मिडल हिमालय को लेसर हिमालय, और थर्ड पार्ट इज द शिवालिक हिमालय, एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय इज द ट्रांस हिमालय। देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द रेंजेज ऑफ ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद हम कुछ यहाँ पर मीन्स पीक्स वगैरह, जो हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ की, कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है, किसका फ्लो कैसे है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं इनके अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बने हैं वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो मैंने आपको 3 डिवीजन स्टार्टिंग में कराई हैं, उन तीनों डिवीजन के जो आपके ब्रीफ नोट्स हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। जितना मैंने आपको मटेरियल एक्सप्लेन किया है वो आपके नोट्स में प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ऐसे भी आपको बताई हैं जो आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है और जिनके मीनिंग जो है वो आपके लिए जानना काफी जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो आपने 10th क्लास में स्टडी किया है वो बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी को आपने स्टडी किया है, और 6 to 10 तक की ज्योग्राफी में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जो आप जनरली उन पर फोकस नहीं करते हैं, और उनका मतलब जो है वो आगे आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि आप लर्न करने को आप लर्न कर सकते हैं ये सारी चीजें, लेकिन इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि आप कल को कोई एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में जब भी डिस्क्रिप्टिव स्किल की बात आती है, देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर मीन्स दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके रिटन स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पे आपको ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस देख के आपके माइंड में वो चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली क्लिक कर जाती हैं यदि आपने उसके बारे में स्टडी किया है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आपके सामने कहाँ क्रिएट होगी? जब आप कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर देंगे, और लाइक एज मीन्स सिविल सर्विसेज का यदि आप कोई पेपर देने लग जाते हैं तो वहां पर आपका मैटर ऑफ क्वालिटी
चेक किया जाता है, और उस मैटर ऑफ क्वालिटी में आपने किस प्रकार के शब्दों का, किस प्रकार के वर्ड्स का यूज किया है, वो सारी चीजें वहां पर देखी जाएंगी। तो इसीलिए आप इन चीजों के क्या बनाएंगे, ब्रीफ नोट्स जो है वो आप लोग रेडी करेंगे। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? ओके।